पेशेंट की रिकवरी जो है हुँ, वो सिर्फ उसके ऊपर जो है वो आइसोलेटेड डिपेंडेंट नहीं होती। हुँ, वो डिपेंडेंट है उसके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट पे, उसके रिलेटिव्स पे, घर वालों पे, ट्रीटमेंट सेंटर पे, उसके दोस्तों पे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ अ व्हीकल हुँ, कि कोई गाड़ी है तो उसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं हुँ, वो सबका ठीक होना ज़रूरी है। जी। वो सारे सही होंगे तो वो ठीक चलेगी। हुँ, अगर उसके चार पहिए हैं तो वो चारों का ठीक होना ज़रूरी है। अगर उसका इंजन है, उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये नहीं हो सकता कि कुछ उसके पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हों और कुछ पार्ट्स जो हैं उनकी फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम हो एंड इट गोज़ स्मूथली। कि ये जो ऑनलाइन रिटेलर्स होते हैं, हुँ, ये आपके एनिमल ब्रेन को टारगेट कर रहे होते हैं। हुँ, और ये ऑनलाइन रिटेलर्स जो हैं ये कॉन्स्टेंटली लोगों को एक प्रेशर डाल रहे होते हैं। जी। एक प्रेशर उनके ऊपर ये ऐड कर रहे होते हैं कि लोगों को सोचने का वक्त ज़्यादा ना दिया जाए, हुँ, वो अपने ह्यूमन ब्रेन से फ़ैसला ना कर सकें, वो एनिमल ब्रेन के साथ जो है हुँ, वो डिसाइड करें। तो उन पे ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर ऐड किया जाता है कि बस ये आखिरी प्रोडक्ट रह गया है, हुँ, या 15 मिनट में फ़ैसला कर लें तो 30% ऑफ मिल जाएगा, हुँ, या एक ले लें तो एक के साथ फ्री दे देंगे अभी। हुँ, सो ये जो टैक्टिक्स हैं ये कंपल्सिव शॉपिंग बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, बेफजूल खर्च करना। हुँ, जबकि मैं इसका कोई बहुत ज़्यादा कोई इसको एंडोर्स नहीं कर सकता या एडवोकेट नहीं हूँ। एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि जहाँ कोई बहुत मेहनत करता है और हुँ, मेहनत से कमाता है और हुँ, सारा साल काम करता है, जी। ऐसे लोग जब खुद को रिवॉर्ड करने के लिए कुछ करते हैं तो वो जायज़ है। हुँ, और लोग उसको कई मर्तबा बड़ी गलत नज़र से देखते हैं कि ये फ़िज़ूल खर्च है। लेकिन अगर उसने मेहनत इतनी की है तो उसका हक़ बनता है कि वो खुद के ऊपर खर्च कर सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद अवान है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यू आस्क फॉर इट। और ये जो प्रोग्राम है आप वैसे तो डेली देखते हैं। आज चूँकि ईद का दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ के बारे में कहा जाता है कि इसको टरू कहते हैं। यानी ईद का दिन टरू और फिर शायद मरू, इस तरह का ये हिसाब किताब है। तो टरू के रोज़ हम आपसे मुखातिब हैं, कहाँ से? लाहौर स्टूडियो से, जो कि मंगल का रोज़ भी है। तो आप ये प्रोग्राम जो है वो कोई इसमें तातुल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ईद की वजह से प्रोग्राम रुक गया हो, बल्कि इज़ाफ़ा ही हुआ। यानी कल भी आपने प्रोग्राम देखे दिन 1 से 3 लाहौर स्टूडियो से और फिर शाम 7 से 9 इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज भी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। हमारे साथ अब्दुर्रहमान सदाकत साहब मौजूद हैं। आप सीईओ हैं विलिंगवेस के, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अब्दुर्रहमान साहब, आपको सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद और ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। अ, थैंक यू फॉर द इनविटेशन और खैर मुबारक और सबको बहुत ईद मुबारक। आपका टरू अच्छा गुज़रा है? ये मैं आज स्कूल के टाइम के बाद ये तकरीबन पहली दफ़ा ये टर्मिनोलॉजी सुन रहा हूँ जी, पिछले जी। कई सालों में। हुँ, स्कूल में आमतौर पे हम इस चीज़ का इसका बहुत इस्तेमाल करते थे, लेकिन बिल्कुल ठीक गुज़र रहा है। हुँ, बल्कि सेकंड डे थोड़ा सा ज़रा रिलैक्सिंग भी होता है, थोड़ा उसमें रेस्ट भी मिल जाता है हुँ, कंपेयर टू आमतौर पे जो ईद का पहला दिन होता है उसमें एक के बाद एक आपकी कोई फैमिली कमिटमेंट या कोई दावत या इस तरह की चीज़ें जो है वो बैक टू बैक लाइन अप हुई होती हैं। जी, जी। तो सेकंड डे ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स होता है। हुँ, लेकिन आज हमारा शो भी था हुँ। तो वो तो हम मिस नहीं करते। कितनी चीज़ें जो हैं वो वक़्त के साथ-साथ पुरानी हो गई। यानी अब ये टरू का इस्तेमाल पुराना हो गया। फिर मैं अभी कुछ देर पहले एक पोस्ट देख रहा था कैम्ब्रिज डिक्शनरी की। उन्होंने लिखा हुआ था कि जी हमारे जो लोग हैं मेंबर्स जो हैं उनके लिए क्यू का इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है। तो जो अल्फ़ाज़ हैं उनमें क्यू की जगह के यूज़ होगा और जहाँ पे क्यू यू था वहाँ पे के और डब्ल्यू का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि क्वाइट इक्विपमेंट, तो इस तरह के अल्फ़ाज़ के अंदर के का इस्तेमाल होगा। फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए आप जो है वो आगे लिंक है, रीज़न असल में वहाँ पे बताई गई है। अच्छा। और लिंक जब मैंने खोला तो वहाँ पे आ रहा था कि अप्रैल फ़ूल का क्या मतलब है? तो फिर मैंने आज की तारीख़ देखी और वो तारीख़ थी 1 अप्रैल। तो हम्म। ये अप्रैल फ़ूल का भी आज दिन गुज़र ही रहा है और 7 बज चुके हैं। तो तो पहली अप्रैल दफ़ा फूल का भी इस्तेमाल जो है वो अब बहुत कम हो गया हुआ जी, जी, है, जी। मतलब इट्स नॉट अ वेरी कॉमन थिंग सीन टुडे
कि लोग बहुत ज़्यादा पहले तो इसको जो है ना वो 1 अप्रैल को अक्सर लोगों को अप्रैल फूल बनाया करते थे, अब उस तरह से नहीं देखा जाता। जी, लोग इंतज़ार करते थे कि कोई स्टोरी बनाई होती थी, फिर इंतज़ार करते थे कि ये कब अप्रैल को ये मैं बताऊँगा और फिर एंड पे कहूँगा जी अप्रैल फूल। तो लेकिन वक़्त के आई साथ-साथ थिंक चीज़ें। विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स चेंज, हुँ, ट्रेंड्स चेंज। हुँ। जिसपे आप इंटरनेट पे भी डिजिटल साइट्स पे भी देखते हैं जी, कि वो लिखा रहा होता है ट्रेंडिंग। तो जी। ट्रेंड जो होता है ये चेंज होता रहता है इन अ फ्यू मंथ्स, इन अ फ्यू ईयर्स। बहुत सारी चीज़ें तो दुनिया में जो है वो 5 सालों में पिछले बहुत चेंज हुई। हुँ, जैसे एक प्री कोविड वर्ल्ड और एक जी। पोस्ट कोविड वर्ल्ड कहा हुँ, जाता है, हुँ, और उसमें एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। हुँ, एक टाइमलाइन में देखा जाए तो एक लाइन सी खिंच गई है, उस लाइन के पीछे जो है वो काम बहुत मुख्तलिफ तरीके से होते थे हुँ, और अब उससे बहुत डिफरेंट हो गया है। जी। ये वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट जो है वो तकरीबन जो है बाद में हुँ, क्रिएट हुआ, उससे पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। जी, जी। और पहले क्रिएट हुआ, फिर उसको रिफ़ाइन भी कर दिया गया और बहुत जल्दी उससे अब पीपल आर वेरी प्रोडक्टिव इवन हुँ, फ्रॉम होम। दिस वाज नॉट अ वेरी नोन फैक्ट बिफोर के आप घर से भी काम कर सकते हैं। जी। तो और अब ये बड़ा एक रुझान भी है और इसमें एक ट्रेंड आता है, आगे चला जाता है, हम्म, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ छाप जो है वो रह जाती है। आमतौर पे ऐसे लोग इससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं जो कि किसी भी आने वाले नए ट्रेंड के साथ एडजस्ट कर जाते हैं। हुँ, वरना बहुत सारे लोगों को एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, जी, जी। चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हों, चाहे वो काम काज दुनिया में जिस तरह आगे बढ़ता है। बहुत लोग इसको अच्छी तरह एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड देन दे गेट लेफ्ट बिहाइंड। हुँ, लेकिन जो लोग नई आने वाली टेक्नोलॉजी पे या किसी तरक्की की किसी चीज़ पे कोई एतराज़ किए बगैर उसको जल्दी से सीखने की कोशिश करते हैं, हुँ, और चाहे उसमें शुरू में फेलियर हो, हुँ, लेकिन उसके बावजूद अगर उसको सीखने की अटेम्प्ट करते रहें तो आप उसको कर जाते हैं और उससे फिर फ़ायदा उठाते हैं। हुँ, ये चीज़ हमें अपने अंदर चेंज करनी चाहिए कि देखा जाता है आमतौर पे डिफरेंट जनरेशन्स जो दुनिया में पाई जाती हैं, जी। जैसे जेन ज़ी होती है, जेन हुँ, वाई होती है, मिलेनियल्स हैं। तो हर कोई अपने टाइम को जो है वो कह रहा होता है वो बेहतरीन है और दूसरे का जो वक्त है वो उसमें मसाइल निकाल रहे होते हैं। जी, जी। जबकि किसी भी जनरेशन से आप हों तो आप बढ़ते वक्त के साथ हुँ, जो नए ट्रेंड्स आए हैं उसको अडॉप्ट करें, हुँ, तो वो सबसे बेहतर है रादर देन रेजिस्टिंग देम कॉन्स्टेंटली। हुँ। अच्छा, अब एक ये भी एक ट्रेंड है, पिछले कुछ अर्सा में जो डेवलप हुआ कि चाँद रात को सेलिब्रेट करना और मेन लाइमलाइट के ऊपर चाँद रात होती है और उसमें भी जो लड़कियां हैं उनमें ये रुझान का आना कि एक फ़िल्म आई थी बिन रॉय और उसमें मायरा ख़ान हुमायूं से तो कहती हैं कि मुझे चूड़ियाँ दिलवाएं और उसके बाद वो जाते हैं और चाँद रात को सेलिब्रेट करते हैं। तो आजकल ये ट्रेंड बड़ा आपने आपने देखा? फिल्म तो मैंने नहीं देखी, ट्रेंड मैंने ये ज़रूर देखा है। आई थिंक इसकी कुछ वजूहत ये हैं कि एक तो दुनिया का ज़्यादातर ट्रेंड रात की एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा चला गया हुआ है। जी। लोगों में ज़्यादातर एनर्जी जो है वो शाम होने के बाद आती है, और इसको आप कह सकते हैं कि पीपल आर बिकमिंग मोर नॉकटर्नल डे बाय डे। हुँ, दिन की एक्टिविटीज़ जो हैं वो करना से परहेज़ करते हैं, उसमें उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, एक्साइटमेंट नहीं होती है। वेयर एज़ एज़ द सन गोज़ डाउन जी, तो लोग जो हैं वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, जी, जो जी। कि बड़ा उल्टा है हुँ, अगर आज से 30 साल पहले 50 साल पहले देखा जाए। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न जो है वो शायद ये भी है कि कई मर्तबा किसी चीज़ की जो एंटिसिपेशन होती है जी। उसमें बहुत एक्साइटमेंट होती है। हुँ, जब आपको मिल जाती है तो उसकी एक्साइटमेंट कुछ कम हो जाती है। इसी तरह ईद की एंटिसिपेशन, उससे पहले की तैयारी तैयारी उसकी 15 20 25 दिन से चल रही होती है। हुँ, उससे पीछे चांद रात पे बहुत एक्साइटमेंट। जी। लेकिन जब ईद का दिन आ जाता है तो अक्सर लोग सारा दिन सोते में गुजार देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भी चीज़ एक होती है कि आप कोई अपने लिए कुछ ख़रीदना चाहते हैं, उसके लिए आप बड़े अरसे से कोई सेविंग कर रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, उस प्रोसेस के अंदर, उस एंटिसिपेशन के प्रोसेस में आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है। जी। वंस यू गेट इट, you often see that people, uh, their excitement stays only for a few hours हुँ, or a few days, maximum a few weeks. ये हुँ, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, अब वो जी, बड़ी से बड़ी चीज़ लेके भी लोगों की मैक्सिमम कुछ हफ्ते एक्साइटमेंट रहती है। जी। तो इट्स अ सिमिलर कॉन्सेप्ट। जैसे अभी मैं पिछले हफ्ते देख रहा था कि डेली की बुनियाद के ऊपर सड़कों पे जो रश था वो काफ़ी ज़्यादा था। हम्म, बल्कि एक दिन लास्ट तो सैटरडे गालिबन और उस दिन हम यहाँ से जब निकले
तो साथ बिल्कुल रेस कोर्स जो है उसके बाहर इतना रश था कि पूरी की पूरी फैमिलीज़ आई हुई थी और वो एंजॉय कर रहे थे। और पूरे के पूरे अब तो बाज़ार लगते हैं, हुँ, यानी अब बाज़ार सेट किए जाते हैं कि जहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स होते हैं और उधर फैमिलीज़ जाती हैं और वो जाके शॉपिंग करती हैं और एक एक बड़ी एस्थेटिक सी रील बनती है। तो अब चूँकि सारा सिलसिला रील्स और स्टोरीज़ तक आ गया, तो वो एस्थेटिकपन उसमें काफ़ी होता है। और आज जब मैं आ रहा था तो सुनसान सी सड़कें हैं। यानी कि जिस दिन का इंतज़ार लोग करते हैं, जिस दिन को एंजॉय करने के लिए, तो उन दिनों में अमूमन रश कम होता है और उससे पहले रश ज़्यादा होता है बाज़ारों में, अ मॉल्स में। इसके पीछे थोड़ा-सा वजह कुछ और भी है, हुँ, जैसे कि ख़ास तौर से ईद के दिन आपको बड़े शहरों में ज़्यादा रश इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो माइग्रेट करके छोटे शहरों से आए होते हैं, जी। वो ईद के दिनों में या उनकी छुट्टियों में वापस अपने गाँव या अपने शहर चले जाते हैं। और फिर वो एक वो ब्रेक गुज़ार के फिर उसके बाद दोबारा अपने काम पे वापस आते हैं। हुँ, तो एक ये भी रीज़न होती है कि समटाइम्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आप देखते हैं that people who have migrated from a smaller town they tend to go back there, और उसकी वजह से आपको काफ़ी सड़कों पर रश कम नज़र आता है। लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि हम सारा दिन ईद पे जो है बहुत सारा खा पी के एक सुस्ती और लेथार्जी में से गुजर रहे होते हैं, और विद दैट लेथार्जी पीपल टेंड टू स्लीप अलॉट, हुँ, रेस्ट अलॉट, जो कि एक ये वजह भी है कि काम से भी एक ब्रेक मिला होता है, हुँ। तो उसकी वजह से भी लोगों को जो है वो काफ़ी लेज़ीनेस हो रही होती है। और फिर सारे इकट्ठे होते हैं, घर में होते हैं, तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि घर में ही टाइम गुज़ारा जाए। ऐसे ही है। बाहर जाने की जो है वो चांसेस कम से कम हो जाते हैं। अच्छा, फिर इसको मीठी ईद भी कहते हैं। और छोटी ईद, मीठी ईद, ईद उल फितर, ये तमाम नाम है। इस ईद के ऊपर को आप देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती हैं कंपेयर टू ईद उल अज़हा, जहाँ जी, पे जी। आपको कुर्बानी की ज़िम्मेदारी होती है और फिर वो उसमें गोश्त बाँटने की और वो बहुत सारे काम होते हैं। इस ईद पे एक्चुअली एज़ सच कोई काम नहीं होता। अम, और ईद का दिन जो है वो बिल्कुल आपकी सेलिब्रेशन के लिए रखा गया है। वो इसलिए रखा है कि आपने पूरा महीना जो है वो इबादत की है, रोज़े रखे हैं, जी। कुछ ना कुछ जो है वो मुश्किल दिन गुज़ारे हैं, जिसमें वैसे तो अब इतना मुश्किल लंबे रोज़े थे नहीं, हुँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो है वो अपनी इवन बीमारियों के बावजूद भी वो रोज़े रखते हैं। हुँ, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कोई जी, कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं लोग, फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद जज़्बा होता है, रोज़ा नहीं छोड़ना चाहते। जी। हमेशा से एक बनी हुई आदत होती है, उसके तहत कर रहे होते हैं, तो फिर देन पीपल डिज़र्व द डे ऑफ ईद हुँ, कि वो ईद को सेलिब्रेट करें। हुँ। यूनिक एंड अनफॉर्चुनेट इज़ व्हेन यू सी के लोग रोज़े भी नहीं रखते, लेकिन फिर वो ईद जब सेलिब्रेट करें तो मकसद समझ नहीं आता कि फिर ईद किस बात की। जी, जी, जी। सो जो लोग पूरा महीना रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, अपना जो उनका करने की ज़रूरत है उस महीने में वो किया जाता है, तो फिर देन दे हैव ऑल द राइट टू सेलिब्रेट ईद तो ईद इन उनकी द है फुल जिन्होंने मैनर। रोज़े रखे। ऐसा ही है। और ये जो हमारे नाज़रीन हैं, उनसे ये अर्ज़ी है कि आपने भी बताना है कि आप ईद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी अपने घर में हैं, बाहर हैं, इस वक़्त 7:42 हो रहे हैं। तो 7:42 पे कुछ लोग तो अपने ससुराल गए होंगे। ईद के सेकंड डे का ये एक रुझान मौजूद है हुँ, हुँ। कि लोग अपने जो इन-लॉज़ हैं, वहाँ पे जाते हैं। तीसरे दिन का नहीं पता। पहले दिन तो ज़्यादातर घर में, दूसरे दिन ससुराल, तीसरा दिन भी कोई इस तरह का आगे-पीछे बच्चों के साथ। लेकिन इस वक़्त आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपके पहले जो दोनों दिन हैं, यानी ईद का और टरू का, वो कैसा गुज़रा, ये भी आपने बताना है। अली शेख उस्मान कह रहे हैं वेरी नाइस। ये इन्होंने या तो हमें कहा या अपनी ईद के बारे में कुछ बताया। इसके ऊपर खामोशी है कि इन्होंने किस चीज़ के ऊपर वेरी नाइस कहा। कलीम असद कुरैशी साहब कह रहे हैं माशाअल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सुल्तान अहमद गोंदल साहब कह रहे हैं वेरी नाइस, यानी 2 दफ़ा हमें वेरी नाइस कहा गया। कोई तीसरा भी अगर है लाइन में तो वो भी वेरी नाइस हमें कह सकता है। मानी साहब, मैं ये देख रहा था एक जगह पे कि 2030 हुँ, ये वो साल होगा कि जब जनवरी और दिसंबर, यानी एक ही साल का जनवरी और दिसंबर दोनों में रमज़ान होगा, हुँ, हुँ। जो कि 10-10 दिन पीछे आते हैं। तो कहीं पे मैंने ये पढ़ा कि एक साल में वो पहला साल होगा कि जिसमें 2 दफ़ा रमज़ान आएगा। तो ये भी एक है। मुमकिन तौर पे पहला साल तो नहीं होगा। हुँ, शायद हमारी ज़िंदगी में पहला हाँ, साल हमने देखा होगा, बिल्कुल। क्योंकि इससे पहले भी ऐसा होता होगा? इससे पहले वो ज़ाहिर है हर
हर मेरा ख्याल है 30 या 40 साल में क्लॉक एक दफ़ा पूरा रीसेट हो जाता है, पूरा एक साल जो है वो रमज़ान 365 डेज़ में घूम जाता है। जी हर 3 साल में एक महीना पीछे आ जाता है। जी तो पहली मर्तबा तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन हमने शायद उसको शायद पहली शायद एक मर्तबा इंसान ऑब्ज़र्व की करें हैं, ज़िंदगी में शायद एक एक दफ़ा हमारे बचपन में आया होगा जो कि हमने उसको याद नहीं रखा होगा, देखा नहीं हो। लेकिन आजकल तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ होती है तो वो एक वो न्यूज़ सी भी बन जाती है। हुँ, और कई मरतबा आपको लगता है अच्छा ये तो अभी पहले ही कुछ दिन पहले इसी किस्म की कोई न्यूज़ थी, जैसे कोई हाँ, सोलर एक्लिप्स, कोई लूनर एक्लिप्स, वो कह जी, देते हैं कि ये 200 साल में पहली दफ़ा आया है, एंड देन यू एंड अप नोइंग कि अच्छा नहीं अभी तो हुआ था। जी, जी। तो न्यूज़ भी बन जाती है कई दफ़ा। लेकिन आगे आगे चल के तो अब रमज़ान कुछ ज़्यादा आसानी की तरफ ही चला जाएगा, नेक्स्ट हुँ, ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर। और इस साल भी थ्रू आउट इट वाजंट वेरी लॉन्ग, जी, द बिल्कुल, फास्ट इटसेल्फ वाजंट वेरी लॉन्ग। हुँ, मौसम भी जो है वो कुछ पोलाइट ही रहा लोगों के साथ, अच्छा जी, ही था। बिल्कुल। ये अक्सर तारीखें भी होती हैं, उनके बारे में भी आता है, ये 12-12-12 ये एक ही दफ़ा आ रही एक ही है। दफ़ा। ये 11-11-11 है। अच्छा, मेरा इसमें बड़ा अक्सर लोगों से इंटरेस्टिंग सवाल होता है, आ गया है तो क्या हुँ, हुआ? हाँ, सही बात है। अगर उससे क्या हो जाएगा? 11-11-11 पहली दफ़ा आ जाएगा आगे तो तो चला क्या, भी जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? सही बात। क्योंकि हर साल कुछ अगले साल जो है वो तब भी इस किस्म की कोई डेट बन जाएगी, उससे अगले साल भी बन जाएगी, तो इट डज़न्ट मैटर मच। लेकिन इस सवाल का जवाब आया नाज़िश शरीफ साहिबा कह रही हैं, वी विज़िट ग्रेवयार्ड टू मीट द डिसीज़्ड लव्ड वन्स। जी, यानी कब्रिस्तान का रुख करना और अपने उन प्यारों से जा मिलना कि जो कि इस दुनिया से रुखसत हुए, ये भी एक बहुत एक मामूल है लोगों का। एक है ऐसा हुँ, मामूल के जिसमें लोग ये करने जाते हैं, लेकिन मैं आमतौर पे ये कहता हूँ कि इन चीज़ों के लिए फिर कोई ख़ास दिन हुँ, सिर्फ मखसूस नहीं कर देना चाहिए। ये तो एक ऐसी एक्टिविटी है जो इंसान को वैसे ही अपनी ज़िंदगी में जी, वक्तन फ़वक्तन करते रहना चाहिए। लेकिन फिर वो बात भी ठीक है कि ख़ास दिन पे ख़ास तौर पे अगर आपके पास नॉर्मल अपनी ज़िंदगी का मामूल में इतना वक्त नहीं होता, तो उस वक्त कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा आप टाइम ज़रूर निकाल के जाना चाहिए। हुँ, अम, और उससे बहुत कुछ और चीज़ें सीखनी भी चाहिए, बिल्कुल। जैसे कि जो डिसीज़्ड होते हैं, जो आपके करीबी चले जाते हैं, हुँ, दे आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ रिमाइंडर जी, टू पीपल हुँ, दैट लाइफ डज़ हैव एन एक्सपायरी डेट। हुँ, और उसमें आपने जितनी भी ज़िंदगी गुजारनी है उसको किस तरह गुजारना चाहिए, अपना अमल किस तरह होना चाहिए आपका इर्द गिर्द के लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, इसको अपने दिमाग में याद रखना चाहिए। जी। और ये जो तमाम खुशी के और गम के मौके होते हैं, हम्म, इन पे वो लोग याद आते हैं जो कि पहले उसमें शामिल हुआ करते थे। हम्म, और जितने खुशी के, बल्कि मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि खुशी में उन लोगों को याद रखे जिनकी खुशी आप थे। तो हम लोग जिनकी खुशी होती हैं तो वो फिर उनसे जाके मिलना वो बड़ा ज़रूरी है। फ़रखंदा अमजद साहबा कह रही हैं, इट्स ए गुड प्रोग्राम, आपका बहुत शुक्रिया। आई फील वेरी सैड ऑन ईद, आई एम विडो एंड आई मिस माई हस्बैंड अलॉट ऑन स्पेशल डेज। यानी वही फीलिंग कि जिनसे प्यार होता है तो उनकी याद आती है। अली शेख उस्मान कह रहे हैं वेरी नाइस, इसलिए कि इस इट्स माई सेकंड ईद उल फितर विद विलिंग वेज शो, सो दैट्स फॉर यू एंड मी। ग्रेट अली शेख उस्मान, ये दूसरी ईद उल फितर है इनकी विलिंग वेज के शो के साथ। तो आपको ईद मुबारक। बल्कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है हमारी साहब कि जो कि साल हर साल से मैं बेशुमार ऐसे कमेंट्स देखता हूँ जिनके आगे लिखा होता है 5 ईयर एनिवर्सरी। हम्म। और इस तरह का कि किसी ने हमें 5 साल पहले लाइक किया, 6 साल पहले लाइक किया, 10 साल पहले लाइक किया। तो विलिंग वेज का जो प्लेटफॉर्म है ये कितना पुराना और कितना वसी है। ये एक्चुअली अगर आप गौर करें तो ये पाकिस्तान में इट वाज वन ऑफ द पायनियर हम्म, पेजेस जहाँ पे किसी किस्म का कोई लाइव शो और जी एजुकेशनल मटेरियल पे काम करना शुरू किया। जी जी लोगों को लोगों के और ये बहुत पहले से हम लोगों के सवाल जवाब लेके जी जो है वो शो का हिस्सा बनाते रहे हैं। हम्म वक्त के साथ साथ पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने इस हम्म किस्म के प्रोग्राम शुरू कर जी दिए, जी जो कि इफ़ पीपल आर प्रिपेयर्ड इनफ, इफ़ पीपल आर बीइंग एजुकेशनल, हम्म अगर उनका मकसद जो है वो लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना है, तो दैट्स रियली गुड। हम्म बट a lot of digital pages are also just creating content sometimes जिसमें कोई ख़ास सीखने सिखाने की बात नहीं होती। हम्म
कोई ख़ास मकसद नहीं होता। मकसद नहीं है, कोई ख़ास इल्मी कंटेंट नहीं है। जबकि वो वाला फैक्टर हमेशा होना चाहिए, बिकॉज़ दैट विल ऑलवेज़ ड्राइव यू, जी, जहाँ जी। पे वो आपको भी खुद सीखने का मौका मिलेगा ताकि आप दूसरों को और ज़्यादा सिखा सकें। आपको किसी जगह पे भी वो स्टैटिक नहीं होने देगा, वो आपको कहेगा कि आगे बढ़ने का कोई ना कोई तरीका सीखो और फिर लोगों को सिखाओ। जी। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि बेमकसद इल प्रिपेयर्ड और बगैर किसी पर्पस के जो है वो कंटेंट क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना उसका कोई पर्पस होगा, ना वो आपको कहीं लेके जाएगा। हुँ, सो इस चीज़ के हिसाब से हमें भी हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि लोगों से पूछते रहें हुँ। मैक्सिमम कि वो किस टॉपिक के ऊपर कुछ जानना चाहते हैं, किस जी, बारे में बात करना चाहते हैं। जी। कोई उनकी जो भी जिस चीज़ के बारे में वो क्यूरियोसिटी रखते हैं, हम ऐसे टॉपिक्स पे प्रिपरेशन करके आया हुँ। करें। अच्छा, ईद के मौका पर एक ये भी फिर फ़ील मौजूद है कि लोगों का कोई एक चाँद भी होता है। यानी एक तो चाँद है ना, एक लोगों का चाँद भी होता है, तो उसकी याद भी आती है। वो एक शेर है कि ईद का चाँद तुमने देख लिया, चाँद की ईद हो गई होगी। अच्छा, तो उसकी याद क्यों आती है, वो साथ क्यों नहीं है? ये अब है, कुछ लोग कहते हैं कि अपना साथ होने के लिए तो फिर अच्छा, कुछ कोशिशें कुछ लोगों का यानी आप कोशिशें सिनेरियो कह रहे हैं कि जिनके साथ नहीं है उनको याद आती है, वरना हाँ, बहुत सारों के तो साथ साथ ही होगा। कुछ को नहीं मिल पाता। फिर इट मेक सेंस। हुँ। वो एक और है कि तुम जो नहीं तो कैसी ईद, कहाँ की ईद, जिसने तुमको देखा उसको ईद मुबारक। तो ये सारी फीलिंग्स हैं लोगों की। और लोग जो हैं वो ईद को सेलिब्रेट करते हैं, और अपनों के साथ जब सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो बहुत सारे अपने अपने साथ होते भी नहीं हैं, हम्म। जिनको कोई इंसान सिर्फ अपना चाह रहा होता है। मोहम्मद इमरान साहब ने कहा, एक्सलेंट शो। आयशा भट्ट साहबा कह रही हैं, मिसिंग माई सन हुसैन मुस्तफ़ा, होप हिज एक्सपीरियंस इन विलिंग इज सक्सेसफुल, दिस इज माई फर्स्ट टाइम विद यू गाइज, लेट्स सी, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड एंड प्रेइंग। गालबन उनके बेटे का इलाज शायद यहाँ पे हो रहा है, तो अल्लाह पाक उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आपका दुआ है कि ये एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा खुशाइंद हो। जो कि बहुत सारी फैमिलीज़ जब यहाँ से इलाज के बाद जाती हैं तो उसके बाद दुआएं का एक एक दुआओं का सिलसिला शुरू होता हम्म। है। यानी ऐसे कितने ही लोग हैं कि जो यहाँ पे आए, सक्सेसफुल इलाज हुआ, उसके बाद गए, उसके बाद फैमिली इन कांटेक्ट रही और फैमिली ये बताती रही कि जी आप अब से आगे हमारी दुआओं में हैं। तो कोई भी इंसान जब यहाँ पे आता है तो वो जिन मसाइल के साथ आता है, यहाँ से जब जाता है तो हमें ज़्यादा खदशा ये होता है कि फ़ैमिली जो है वो बस स्टेबल रहे, क्योंकि पेशेंट अक्सर इतना बेहतर हो जाता है कि फिर हमें फ़ैमिली के ऊपर शक होता है कि फ़ैमिली अब ये ना हो कि ऐसा जान ले कि ये नवा निकोर हो गया है, ज़ीरो मीटर हो गया है, और अब इसके ऊपर ना कोई चेक एंड बैलेंस हो, ना कोई और बात हो, बस सिर्फ इनेबलिंग की जाए। असल में किसी की भी पेशेंट की रिकवरी जो है हुँ, वो सिर्फ उसके ऊपर जो है वो आइसोलेटेड डिपेंडेंट नहीं होती। हुँ, वो डिपेंडेंट है उसके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट पे, उसके रिलेटिव्स पे, घर वालों पे, ट्रीटमेंट सेंटर पे, उसके दोस्तों पे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ अ व्हीकल, हुँ, कि कोई गाड़ी है तो उसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं हुँ, वो सबका ठीक होना ज़रूरी है। जी। वो सारे सही होंगे तो वो ठीक चलेगी। हुँ, अगर उसके चार पहिए हैं तो वो चारों का ठीक होना ज़रूरी है। अगर उसका इंजन है, उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये नहीं हो सकता कि कुछ उसके पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हों और कुछ पार्ट्स जो हैं उनकी फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम हो एंड इट गोज़ स्मूथली। हुँ, और ये सिर्फ रिहेबिलिटेशन का ताल्लुक नहीं है, दूसरी जो डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनके अंदर भी जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, जो आपका अम, आपके जो मेडिकल ट्रीटमेंट को जी, देख रहे हैं, उनका क्या रोल है, आपका जी, क्या रोल है, सब चीज़ें मिल मिला के साथ में चलती हैं। हुँ, एंड दैट्स हाउ यू गेट बेटर। हुँ, सेम गोज़ फॉर साइकेट्रिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के, यहाँ पे आपकी काउंसलिंग भी ठीक है, आपकी मेडिकेशन भी ठीक है, आपका जो है वो फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसा है, आपका अपना रिलेशनशिप जो है वो सपोर्ट सिस्टम के साथ, फ्रेंड्स के साथ किस तरह का है, हुँ, वो तमाम चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। हुँ। अच्छा, अब ईद के मौका पर एक मैं ख़बर ये भी देख रहा था कि ख़बर है, पाकिस्तानी मारूफ़ अदाकार इमरान अब्बास ने ईद के पूर्व मुसर्रत मौका पर इस दिन की मुबारकबाद देते हुए मदाहों के नाम अहम पैगाम भी शेयर कर दिया।
फ़ोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अदाकार ने ईद के मौका पर वीडियो पैगाम जारी किया। सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वीडियो पैगाम में अदाकार ने ईद के मौका पर फजूल खर्ची और बेजा इसराफ से बाज रहने का पैगाम दिया और ये बताया कि वो इस दफ़ा 14 साल पुराना जो अपना कुर्ता है वो पहन रहे हैं। तो ऐसे पैगामात जो हैं कि जिसमें फजूल खर्ची से ममानियत का ज़िक्र हो और ये कि 14 साल पुराना कुर्ता यही चीज़, इसको किस नज़र से देखती है नफ्सियात? एक एक अच्छा स्टेप? असल में कुछ लोगों को इस तरह के पैगामात की ज़रूरत भी होती है। हुँ, अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा कि हाँ, कुछ लोगों में ये ट्रेंड है हुँ, कि बेफजूल खर्च करना। हुँ, जबकि मैं इसका कोई बहुत ज़्यादा कोई इसको एंडोर्स नहीं कर सकता या एडवोकेट नहीं हूँ। एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि जहाँ कोई बहुत मेहनत करता है और हुँ, मेहनत से कमाता है और हुँ, सारा साल काम करता है, जी, ऐसे लोग जब खुद को रिवॉर्ड करने के लिए कुछ करते हैं तो वो जायज़ है। हुँ, और लोग उसको कई मर्तबा बड़ी गलत नज़र से देखते हैं कि ये फ़िज़ूल खर्च है। लेकिन अगर उसने मेहनत इतनी की है तो उसका हक़ बनता है कि वो ख़ुद के ऊपर ख़र्च कर सके। लेकिन उसके अंदर फ़िज़ूल खर्ची का एलिमेंट कोशिश करके नहीं होना चाहिए। आम हुँ, तौर पे आपको ये फ़िज़ूल खर्ची का एलिमेंट उन लोगों में नहीं देखने को मिलेगा जो जी, ख़ुद बहुत मेहनत से कमाते हैं। जी, आपको फ़िज़ूल खर्ची कई मर्तबा देखने को उन लोगों में मिलेगी जिन्होंने कभी कुछ खुद से कमाया ही नहीं है। हुँ, उनको या तो वो बहुत कुछ इनहेरिटेंस में मिल गया है, जी, जी, या किसी फ्लूक के ज़रिए मिल गया है, हुँ, या उनको दिखावे का बहुत शौक़ है। हुँ, और जिन चीज़ों के ऊपर ज़िंदगी में फ़ोकस होना चाहिए, ट्रेनिंग, लर्निंग, टीचिंग, उसमें आप जो है वो आगे बढ़ना, कोई मेहनत करना, कोई कामयाब चीज़ करना, जो लोग इन चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं उनके पास वैसे ही फ़िज़ूल खर्ची का या तो वक्त ही नहीं होगा, हुँ, या वो अगर खुद पे खर्च करेंगे तो उतना करेंगे जितना कि उनका हक बनता है और जो जायज़ है। हुँ, सो इस किस्म का मैसेज जो है वो मतलब एक होम्योपैथिक सा मैसेज आप इसको कह सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई हुँ, बहुत फ़ायदा नहीं है। हुँ। शायद कुछ लोगों के अ, लिए जो कि साहिब शायद इस्तिताअत नहीं प्रेशर है। ऑफ हो जाए लोगों के ऊपर से, हाँ, अ, जब वो या वो इस सेलिब्रिटीज़ को किस्म की देखें। कोई मिसाल देखते हैं तो उससे कोई इन्फ्लुएंस हो जाए, वेल एंड गुड। हुँ, लेकिन इसका मकसद ये भी नहीं होना चाहिए कि आप अगर कर सकते हैं हुँ। अपना कोई अच्छा बंदोबस्त कि आप खुद के लिए कुछ नया लें और वो पहने, तो करना चाहिए फिर। शायद जिन लोगों के पास नया कोई जोड़ा लेने के पैसे ना हों, उनके लिए तो बड़ा अच्छा ये एक मोटिवेटिंग सी चीज़ हो कि असल में बैलेंस जो क्रिएट करना है ना ज़िंदगी में, लोग उसको जब तक प्रमोट नहीं करेंगे तो मसले हल नहीं होंगे। हमेशा हुँ, एक्सट्रीम बिहेवियर को कई मर्तबा प्रमोट कर दिया जाता है। हुँ, अब ये एक्सट्रीम बिहेवियर समझूंगा मैं कि 14 साल पुराना कुर्ता पहन लिया, हुँ, मतलब साल 2 साल 3 साल पुराना फिर भी समझ आती थी। जी, लेकिन बैलेंस क्रिएट करने की तरफ बात करनी चाहिए कि कोई आप खुद को रिवॉर्ड भी करें, हुँ, ज़िंदगी में कुछ चैरिटी भी कर सकते हैं। हुँ, फिर आप जो है वो अपने करीबी लोगों का कोई फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं उनको, तोहफ़े तोहफ़ भी दे सकते हैं। सब चीज़ें एक मिनिमल क्वांटिटी में करते रहें। कई मर्तबा लोग कहेंगे नहीं सब चैरिटी कर देना चाहिए। हुँ, मतलब मुझे इसका कोई वजह नहीं समझ आएगी कि जो कुछ है सब चैरिटी में कर दो, हुँ, सब कुछ अलग रास्ते पे दो। ठीक है, आप चैरिटी का भी एक ख़ास हिस्सा करें। रिलीजन ने भी उसको एक ख़ास सर्टेन परसेंटेज दी है, जी, अगर आप जी, गौर करें। जी, 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 कभी भी और वो परसेंटेज काफ़ी मिनिमल है, अगर आप उसको बिल्कुल, गौर से देखें तो। बिल्कुल, कि ज़कात के होंगे तो 2.5% आपके 2.5% माल का, और वो भी एक ख़ास इंसान के ऊपर लागू होता है। हुँ, या दूसरी चीज़ें सदका खैरात, तो उनको एक ख़ास छोटी एक परसेंटेज दी है। हुँ, ये कहीं पे नहीं आया कि अपना सब कुछ ही दे दो हुँ, और ख़ुद पे खर्च ना करो हुँ, और ख़ुद जो है वो पुराने कपड़े पहनो, हुँ, अगर आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं तो। हुँ, सो प्रोवाइडेड दैट पीपल हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, जी, जी, तो आपको कुछ मोटिवेशन भी तो होनी चाहिए ना आगे और ज़िंदगी में कामयाब होने की, काम करने की। बिल्कुल, बिल्कुल, सो बट स्टेबल एंड बैलेंस्ड ओपिनियन डजंट गेट पॉपुलर। हुँ, ये पॉपुलर नहीं होता। हुँ। ये खबर, एक्सट्रीम हदें जो हैं वो पॉपुलर होती हाँ, हैं। वो वायरल होती है, वो जी, पॉपुलर होती है, उसके अंदर कोई एक ऐसा कंटेंट होता है जो हिट हो जाता है। जी, बट नथिंग अगेंस्ट दिस, आई मीन अगर वो किसी तरह से भी लोगों को ये मोटिवेट करना कुछ चाहता है कि फजूल खर्ची ना करें, कम करें, जी। तो इसमें कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं। और अगर हम ब्रेक ले लें उसमें भी कोई हर्ज नहीं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं। उसमें भी कोई हर्ज नहीं। एक काफ़ी पहले एक गाना आया
उसके साथ ब्रेक पे चलते हैं कि चन्ना ईद दिया चन्ना, चन्ना वे केड़े बदला च खो गए, सुपना ही हो गए। तो उसमें वो कहता है कि ऐ मेरे ईद के चांद, वेयर आर यू? तो आप कौन से बदलों बादलों के पीछे हैं? तो इसके साथ बस ब्रेक में चलते हैं, वापस आते हैं तो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। ये भी आपने बताना ज़रा कि खाने में क्या बनाया आपने घर में? यानी ये बड़ा ज़रूरी है। ईद के मौका पर अच्छे-अच्छे खाने बनते हैं, तो ताकि हो सकता है कोई 2 लोगों ने के घरों में एक ही तरह की चीज़ बनी हो, तो उससे मिज़ाज का भी पता लग जाएगा कि जी ये साहब जो हैं हमारे मिज़ाज के हैं। ख़ैर, एक रिसर्च कंडक्ट की गई। ये जो रिसर्च है, आर्टिकल है, वो इसके बारे में है कि साइकोलॉजी क्या है शॉपिंग एडिक्शन की। और उसमें वो कहते हैं कि जी पहले तो फिज़िकली लोग स्टोर्स में जाके चीज़ें खरीदते थे, फिर ऑनलाइन का रुझान आया, और उसमें वो कुछ कंट्रीज़ की फ़हरिस्त बताते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा गया कि लोग शॉपिंग की तरफ एडिक्टिव नेचर रखते हैं और कंपल्सिव बाइंग की तरफ उनका रुझान है। इसमें वो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है, रिसर्चर ने देखा कि कंपल्सिव शॉपिंग की प्रॉब्लम्स जिन ममालिक में हैं, उनमें यूनाइटेड स्टेट्स, टर्की, पोलैंड, जर्मनी, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ कोरिया और पाकिस्तान, यानी ये ममालिक जो हैं 8 ममालिक, इनमें देखी गई। और उसमें आगे फिर वो ये कहते हैं कि इसमें यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 1/3 में कंपल्सिव बाइंग मौजूद है, वो फिज़िकल स्टोर में हो या ऑनलाइन स्टोर में हो। अब ये जो जैसे ईद का भी त्यौहार है, खुशियों का है त्यौहार, ये गाना भी था एक टाइम पे, ये ईद का त्यौहार है, खुशियों का है त्यौहार। आगे मुझे लाइन भूल गई है, वरना मैंने गा देना था। तो इसमें शॉपिंग इसका बड़ा एक अहम जुज़्व है, और लोग जो हैं वो शॉपिंग करते हैं। तो ये अब्दुर्रहमान सदाकत साहब, ये क्या बात आ रही है कि 8 ममालिक, 8 में पाकिस्तान भी, और उसमें वो कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में से हर में 3 में से 1 वो कंपल्सिव बायर है। हुँ। और अगर इसको देखा जाए तो पाकिस्तान की कोई 62-63% पॉपुलेशन ये यूथ के ऊपर मबनी है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की एक बड़ी शरह जो है वो कंपल्सिव बायर है। हुँ। ये जैसे आपने अभी बताया ना कि ये जो कंपल्सिव बाइंग है, हुँ, ये ऑनलाइन हुँ, और फिज़िकल स्टोर्स में दोनों में पाई जाती है। हुँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपल्सिव शॉपिंग जी। हैज़ ऑलवेज़ एक्जिस्टेड। अगर हुँ, आप गौर करें तो ये जब से दुनिया में पैसे का और मार्केट्स का, दोनों चीज़ों का एक सिस्टम चला है, हुँ, तो ये कंपल्सिव बाइंग का कॉन्सेप्ट आपको पीछे से वहाँ से चलता हुआ नज़र आएगा। हुँ, लेकिन वो वक्त के साथ साथ जो है वो बहुत बढ़ इसलिए गया है क्योंकि अब जब ये ऑनलाइन रिटेलर्स और ऑनलाइन मार्केट्स जो हैं हुँ, वो आपके सामने नज़र आती हैं, जी। तो इसमें ऐसी बहुत सारी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है हुँ, जिससे कि किसी के भी दिमाग को शॉपिंग की तरफ और कंपल्सिव बाइंग की तरफ, कंपल्सिव डिसीजंस की तरफ लाया जा सकता है। हुँ, हम अपने शोज़ में पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो ऑनलाइन रिटेलर्स होते हैं, हुँ, ये आपके एनिमल ब्रेन को टारगेट कर रहे होते हैं। हुँ, और ये ऑनलाइन रिटेलर्स जो हैं, ये कॉन्स्टेंटली लोगों को एक प्रेशर डाल रहे होते हैं। जी। एक प्रेशर उनके ऊपर ये ऐड कर रहे होते हैं कि लोगों को सोचने का वक्त ज़्यादा ना दिया जाए, हुँ, वो अपने ह्यूमन ब्रेन से फ़ैसला ना कर सकें, वो एनिमल ब्रेन के साथ जो है हुँ, वो डिसाइड करें। तो उन पे ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर ऐड किया जाता है कि बस ये आखिरी प्रोडक्ट रह गया है, हुँ, या 15 मिनट में फ़ैसला कर लें तो 30% ऑफ मिल जाएगा, हुँ, या एक ले लें तो एक के साथ फ्री दे देंगे अभी। सो ये जो टैक्टिक्स हैं ये कंपल्सिव शॉपिंग बिहेवियर को प्रमोट करते हैं। हुँ, और अगर आप लोगों की साइकोलॉजी को जज देखना शुरू करें तो वो कई मर्तबा ये शॉपिंग का रुझान उनका इसलिए बढ़ जाता है जी, कि या तो इट्स जस्ट फॉर फन, जी, जी। समटाइम्स इट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जैसे कि कोई लो मूड हुँ, या डिप्रेस्ड मूड या एंग्शियस बिहेवियर जिनका हुँ, चल रहा होता है, हुँ, तो उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हुँ, वो ये ऑनलाइन शॉपिंग रिटेलर्स की तरफ का रुख करते हैं। और इससे फिर जो चीज़ देखने में आती है कि उनके जो रिवॉर्ड सेंटर्स हैं ब्रेन के, हुँ, वो एक्टिवेट होते हैं। हुँ, उनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनकी डोपामीन रिलीज़ होती है, हुँ, एंड दिस बिहेवियर इज़ वेरी सिमिलर टू गैम्बलिंग। हुँ, अगर आप आज से कोई 12 साल पहले तक गौर करें तो गैम्बलिंग को भी कोई प्रॉपर डिसऑर्डर नहीं माना जाता था।
2013 में गैम्बलिंग को एक प्रॉपर डिसऑर्डर की तरह माना गया और उसको ड्रग एडिक्शन लाइक डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाला। हालांकि केमिकल एडिक्शंस जो दूसरी हैं वो तो हम एक्सटर्नली अपने बॉडी के अंदर कोई ड्रग का को शामिल करते हैं, कोई जी ऐड करते हैं, तो जी उससे कोई आपको एडिक्शन होती है। जी लेकिन ये है इंटरनली, कि इंटरनली आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स में आपके रिवॉर्ड सेंटर्स के एक्टिवेट होने से आपको जो एडिक्शन होती है। तो हम्म शॉपिंग इज़ वेरी मच गैम्बलिंग लाइक। हम्म और ये जो पैटर्न्स हैं कंपल्सिव शॉपिंग के, ये इन साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के नतीजे में बढ़ते जा रहे हैं जो ऑनलाइन रिटेलर्स यानी जिनका कोई मज़ा इस्तेमाल है कर। जिसकी तलाश में लोग हैं। ऐसे ही है। कोई वो अपने आप के लिए मज़ा, खुशी, फिर एक्सेसिव ये खुशी। चीज़ उसी तरह से है कि जैसे आप शुरू उसको अपनी मर्ज़ी से करते हैं और फिर करते चले जाते हैं उस चीज़ की एडिक्शन की वजह से। यानी आगाज़ एक इंसान के हाथ में है, हम्म। लेकिन उसका बढ़ते चला जाना, इसमें कुछ केमिकल्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। राइट। कोई इंसान जो है वो काम स्टार्ट करता है तो फिर उसके हाथ से चीज़ें निकलती जाती हैं, बल्कि फिसलती जाती हैं। कम्युनिकेशन गैप भी नाज़रीन आपने देखा होगा कि बड़ा मौजूद है। अब वो अब्दुल साहब एक शेर है कि उससे मिलना तो उसे ईद मुबारक कहना, और कहना कि मेरी ईद मुबारक कर दे। यानी बंदा खुद डायरेक्ट क्यों नहीं बात कर पा रहा, वो किसी दूसरे के ज़रिए पैगाम दिलवाना, ये कोई मुनासिब बात तो नहीं। और कोशिश तो यही करनी चाहिए आमतौर पे कि लोगों को अपनी कन्वर्सेशंस, अपने मसाइल, उनको खुद बात करनी चाहिए। मैं अक्सर लोगों को जो है वो मशवरा देता हूँ कि कोशिश करनी चाहिए किसी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी को वैसे आपको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े। चाहे वो कोई सीरियस गुफ्तगू है या आपकी कैजुअल लाइट गुफ्तगू है, तो किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके उसके थ्रू पैगाम पहुँचवाना, उससे हमेशा लोगों की कन्फ्यूजन बढ़ती है और उनका जो कम्युनिकेशन गैप है वो पहले से ज़्यादा हो जाता है। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि वन ऑन वन, जैसे कि स्पाउजल रिलेशनशिप्स में जी कई दफ़ा देखने में आता है कि वो किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने मसले मसाइल को हल कराने के लिए, जबकि वो होने उनके दरमियान चाहिए। ये लास्ट जो है मेजर ऑफ रिजॉर्ट होना चाहिए कि आपको किसी एक्सटर्नल पर्सन की हेल्प की ज़रूरत पड़े। एंड इट्स नॉट ऑलवेज़ बैड, क्योंकि उससे आपको ठीक है, आपको कोई सोल्यूशन निकालने में बेहतरी होती है। कई दफ़ा आप प्रोफेशनल से हेल्प लेते हैं, मैरिटल काउंसलर से हेल्प लेते हैं। दूसरे प्रॉब्लम्स में भी लोग जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास अपने मसले के लिए जाते हैं। लेकिन अनप्रोफेशनल जो हेल्प है जी फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, उसके कोई कई मरतबा बहुत पॉजिटिव नताइज नहीं निकलते हुए नज़र आते। जी मसाइल भी आ जाते हैं। मसाइल भी आ जाते ना सिर्फ ये कि मसला हल नहीं होता, बल्कि जब किसी तीसरे फ्री को डाला जाए जो कि अहल भी ना हो उसका, हैं। तो पता लगता है कि जितने मसाइल थे उससे बढ़ के ही मामला ख़त्म हुआ। बल्कि वो जैसे वो कहते हैं ना मजाक में कि वो फ़लाँ जगह पे गली के अंदर बहस हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैं गया तो हाथापाई शुरू हुई है। तो ये इस चीज़ से बचना चाहिए कि कोई बिल्कुल। दूसरा अपना हिस्सा डाले। नाज़रीन आप इस वक्त शायद अपनी स्क्रीन पे 3 नशिस्तें देखें। एक नशिस्त फ़िलहाल आपको खाली दिखाई दे रही होगी, जो कि आपसे शायद 1 से डेढ़ मिनट में आप उस पे किसी शख्सियत को देखेंगे जो कि हम सब के टीचर्स भी हैं, बानी हैं, फाउंडर हैं, 50 साल से ज़ायद का अरसा आपको हुआ पाकिस्तान में साइकियाट्री की फ़ील्ड में, बेशुमार किताबों के मुसन्निफ़ हैं और कोई 10,500 से ज़्यादा उनकी वीडियोज़ जो हैं वो मौजूद हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो अब जो पहले 2 लोग थे इस प्रोग्राम में, वो 2 से 3 होने वाले हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद 2 से 3, 3 से 4 हो गए हम लोग। तो ब्रेक पर गए थे तो 2 थे। ये कह के ब्रेक पे गए थे कि 3 होंगे, और ब्रेक से वो जब वापस आए हैं तो 4 हो गए हैं, क्योंकि ईद का दिन है और ईद के दिन वैसे आप आप कब 1 से 2 हो रहे हैं? ये सर आपकी सिर्फ दुआएं चाहिए अच्छा। और थोड़ी फिर मेरी मेरी कोशिश भी चाहिए होगी। जी, जी। तो कोशिशों के नतीजे निकलते हैं। बल्कि अभी बात हो रही थी कि ईद के ऊपर जो लोग ये कहते हैं कि जी हमारा जो चाँद है, एक तो वो चाँद है, सबका अपना अपना चाँद भी होता है, तो हमारे पास मेहमान है। तो आपने अपना चाँद देखा अ, या मौलवियों के रहमो करम पे छोड़ दिया कि चाँद वो देखें? इसके ऊपर फिलवक्त सिर्फ खामोशी है। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो किया, अच्छा। हम तो उसी के रहमो करम पे हैं। हाँ, हमने चाँद देखने का काम तो मौलाना हज़रात पे छोड़ रखा है ना। जी जी। तो तो हमारे साथ मेहमान शरीक हो रहे हैं। आपका नाम है इरफानुर रहमान।
तो देखें काफ़िया भी मिलता है, यानी मेहमान और इरफान। तो इरफान साहब, आपको सबसे पहले तो ईद की बहुत मुबारकबाद। बल्कि ईद शुक्रिया। का जो दूसरा दिन है, अभी हम बात कर रहे थे कि उसको टरू कहते हैं। हम्म। तो बचपन में तो टरू टरू सुनते थे। अब खैर टरू का रुझान जो है वो कम हो गया, और बस ईद डे 2 है। ईद डे 1, ईद डे 2। तो ईद जो है वो, इसको मीठी ईद भी कहते हैं, छोटी ईद भी कहते हैं। बल्कि कल डॉक्टर साहब से मैंने सुना कि छोटी ईद को छोटा ना समझें। तो लेकिन लोगों में रुझान है कि इरफान और रोमान मेरे दोस्त हैं, मुझे मिलने आए हुए थे तो मैंने इन्हें ला के यहाँ बैठा दिया। और ये बगैर यानी किसी मंसूबे के आए हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये जब लोग ज़्यादा होते हैं तो उससे बात में भी वजन आता है। हम्म, अभी हमारे ज़हन में जो टॉपिक चल रहा था वो ये था कि ये जो ईद के दिन है डॉक्टर साहब की, ये 3 दिन हैं। और इन 3 दिनों के बाद कुछ लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी में उदासी का आगाज़ सा हो जाएगा, जिसको पोस्ट सेलिब्रेशन ब्लूज़ कहा जाता है। कि कोई इंसान 10-15 दिन 20 दिन किसी दिन के इंतज़ार में होता है, और वो जब दिन गुजरता है तो उसके बाद फिर उसको ये ख्याल आता है कि नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो ये भी कोई इंसानी नफ्सियात से लिंक्ड कोई चीज़ है? हाँ, जो लोग जैसे शादी ब्याह होता है तो लोग कितनी रसूमात करते हैं, कई फंक्शंस होते हैं, कई दिन एक तर्ज ज़िंदगी बदल जाता है, पार्टी होती है, डांस वांस होते हैं, मेहंदियाँ हैं और फिर शादी का फंक्शन, वलीमे का फंक्शन। तो आखिरकार ये सारे फंक्शन जब ख़त्म हो जाते हैं और रियल लाइफ को फेस करना पड़ता है, कुछ पॉकेट भी ज़रूरत से ज़्यादा खाली हो चुकी होती है, जी। तो फिर लोग जो हैं काफ़ी चिड़चिड़े सदमेरी के साथ अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रहे होते हैं। वो किसी ज़माने में बुज़ुर्ग कहा भी करते थे ना कि बहुत ज़्यादा यानी खुश ना हो, क्योंकि जब अगर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो उसके बाद फिर अफसरदा होने की बारी आ जाएगी। एक हाई के बाद एक लो आता हाँ। है। और मेरा ख्याल है ये जो बहुत ज़्यादा नॉट सो सटल चेंजेस होते हैं, जैसे कि अब एक दिन जो है वो बहुत सेलिब्रेटरी है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपके पास करने को है, जी। और फिर अचानक से उसके बाद आपको वापस तेज़ी से अपनी कोई काम की या पढ़ाई की रूटीन की तरफ वापस आना पड़ता है। तो लोग उसके लिए शायद बहुत कोई प्रिपेयर्ड नहीं होते, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते। हाँ, इंसान की तबीयत में भी ना इनर्शिया है कि जो वो काम कर रहा होता है, एक रिदम में कर रहा होता है, तो उसमें कोई बड़ी तब्दीली वो आसानी से कबूल नहीं करता। तो ये काम करते करते जैसे अगर आप देखें कि लोग एक ही कपड़े रोज़ पहने या एक ही खाना रोज़ खाएं, तो उनको उसका एक उनकी एक आदत बन जाती है वैसे। और अगर वक्ती तौर पर उनका दिल ऊब भी जाए और वो किसी और स्टाइल में या किसी और खाने या एक्टिविटी की तरफ वो चले जाते हैं, तो वापस फिर लौट के उनका अपनी उसी एक्टिविटी या दिलचस्पी की तरफ जान, जैसे फैशन भी बदल बदल कर हम्म। वापस आते हैं। तो इंसान की तबीयत बड़ी दिलचस्प है कि वो एक ही चीज़ बार बार करे तो उसका दिल ऊब भी जाता है, फिर उसको छोड़ के कुछ और करना चाहता है, फिर वापस उसे पहली ही चीज़ की तरफ हम्म। लौट कर आना पड़ता है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग हैं जो कुछ चीज़ों के साथ ज़्यादा वो एडिक्टेड फील करते हैं या उनके बगैर वो रह नहीं सकते, और उनको उससे भी बड़ी मुश्किलात होती हैं। जैसे कुछ लोग जो हैं वो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, वज़न बढ़ जी। जाता है कुछ, तो फिर वो वज़न कम करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर वो खाना छोड़ते हैं तो उनको थोड़ी कोफ्त सी होती है, चिड़चिड़ापन हम्म। होता है, गुस्सा होता है। जैसे आप रमज़ान के दिनों में भी देखेंगे कि 3-4 बजे के बाद लोग एक दूसरे के साथ उलझ रहे होते हैं। हम्म। तो जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कुछ मज़ा पैदा करती हैं, वो हमें अच्छी लगती हैं, और फिर जब वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं तो फिर हमें वो क्रेविंग भी उसकी डेवलप होती है। सर, ये क्लीन चिट क्यों है ईद या किसी इस तरह के त्यौहार पे? अ, ऐसे लोगों को जो डायबिटीज़ के भी मरीज़ हैं या कोई भी इस तरह की उनको बीमारी या मर्ज़ लाहक है, तो उनको लगता है कि ईद का जो दिन है उस दिन तो मीठे की क्लीन चिट है, या त्यौहार जो होते हैं वहाँ पे बदपरहेज़ी जायज़ होती है? ऐसा लोग सोचते हैं, हकीकत में ऐसा नहीं है। कई लोग समझते हैं कि कोई शादी ब्याह के मौके पे उन्हें अपनी डायबिटीज़ को आउट ऑफ कंट्रोल कर ही लेना चाहिए, या जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं बीच में वो एक चीट डे का तस्वर होता है, लेकिन सही तरीका
तो तभी होता है जब आप महारत के साथ, हुनरमंदी के साथ अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ग्रेजुअली लाते हैं और उसमें विल पावर के अलावा कुछ और हुनरमंदी या महारतें भी शामिल करते हैं, जिससे कि वो तब्दीली लाना हमारी ज़िंदगी में आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम यकदम हीरो बन के कोई चीज़, जैसे कि एकदम कोई कहता है कि आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, और उसे बड़ा अच्छा लगता है एक दिन सिगरेट के बगैर, पर अगले दिन उसको जब क्रेविंग होती है तो उसका जो फ़ैसला है वो टूटने लगता है, और 2-4 दिन के बाद जब वो दोबारा सिगरेट पीता है तो फिर उसको बहुत अफ़सोस होता है और उसे अपना बुरा लगने लगता है, नाअहल लगने लगता है, अपने अंदर कोई विल पावर की कमज़ोरी नज़र आने लगती है। और ये इस किस्म के जो फेलियर हैं, उसके लिए आइंदा फिर सिगरेट छोड़ने के हवाले से और भी मुश्किलात हो जाती हैं। जी, जी। तो अगर कोई भी इल्लत अगर आप छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो शॉपिंग की इल्लत हो, जिसका आप ज़िक्र कर रहे थे कि लोग जी। शॉपaholics भी होते हैं, लोगों को टेम्पटेशंस दी जाती हैं कि बाय वन गेट वन फ्री करके, या आधी रात को एक के साथ एक फ्री चीज़ हाँ, मिलेगी। या उनके ऊपर वो जो टाइमर लगा दिया जाता है कि ये सब कुछ अगले 20 मिनट के अंदर करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, ये सारी जो प्रमोशंस की जाती हैं, ये शॉपिंग के हवाले से। ये बाकायदा एनिमल ब्रेन को टारगेट करने के लिए होती हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को तो सोचने के लिए वक्त चाहिए होता है, बिल्कुल उसको दुरुस्त कहा फैसला आपने। करने के लिए टाइम चाहिए, तो वो कहते हैं कि नहीं बस 15 मिनट हैं या ये बस लेकिन आखिरी दो हैं। कोई भी इल्लत अगर हम बदलना चाहते हैं, आदतों को तो बदलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आदतें होती ही अच्छी हैं। जो अच्छी आदतें नहीं होती उनको इल्लतें कहा जाता है, उनके लिए अलग से लफ्ज़ है। जैसे अंग्रेज़ी में हम हैबिट्स कहते हैं और एडिक्शंस कहते हैं, तो उर्दू में हम आदत और इल्लत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी किसी इल्लत को हम छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले हमें एक वक्फ़ा या पीरियड सेट करना चाहिए कि इतने अरसे में हम ये जानेंगे कि ये काम करते कैसे हैं, और उसमें कौन-सी महारतें, कौन-सी इमदाद चाहिए होगी, किस-किस का तावन चाहिए होगा, तो वो सारा अरेंज करते हैं, ताकि हम अपने आप को नाकामी के लिए ना तैयार करें, कामयाबी के लिए तैयार करें। क्योंकि इंसान 1-2 दफ़ा किसी महाज पर जब नाकाम होता है, तो फिर उसके लिए अटेम्प्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। आप उनसे पूछें जिन लोगों की कभी सप्ली आती है इम्तिहान में, तो दोबारा उनके ऊपर उस सब्जेक्ट का काफ़ी खौफ तारी हो जाता है, और वो फिर नए सिरे से बाज़ औक़ात इम्तिहान ही नहीं देते और पढ़ाई छोड़ के ही भाग जाते हैं। तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। आप अच्छे तरीके से अगर आप प्लान करें, हिकमत अमली बनाएँ, उन लोगों से मदद लें जो कि मदद दे सकते हैं, और एक प्रॉपर टाइम पीरियड सेट करें। हमेशा किसी भी हदफ को सेट करने के लिए, जहाँ इस चीज़ की अहमियत है कि आपका हदफ क्या है, वहाँ इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि आप उसके लिए कितना वक्त मुकर्रर करते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे घर बनाना है, 1 कनाल का घर बनाना है, तो वो उसके लिए 2 महीने का टाइम रख लेंगे, तो 2 महीने में नहीं बनता। हुँ। वो फिर 2 महीने में तो ग्रे स्ट्रक्चर ही बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है, वो भी बहुत अच्छा करें तो। जी। तो टाइम की जो अहमियत है ना, वो हमारी ज़िंदगी में अगर कोई समझ ले तो बहुत से दुख दूर हो जाएँ उसके। अगर टाइम मैनेजमेंट कोई सीख ले, तो वो एडिक्टिव बिहेवियर्स में पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि टाइम की अहमियत अगर कोई समझता है कि मुझे वक्त पे हर काम करना है, तो उसको फिर तवाज़न कायम करना होगा ज़िंदगी में। तो जो टाइम है, ये इसकी वैल्यू को अगर हम हुँ। समझ लें, हमारी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ टाइम है, जो कि एक दफ़ा जब गुज़र जाता है तो कभी वापस नहीं आता। सिर्फ ये टाइम पास करने का रुझान कहाँ से कैसे आया? जो लोग कहते हैं कि जी हम टाइम पास करते हैं या टाइम पास करने के लिए ये काम कर लें। टाइम पास वो लोग करते हैं जिनका कोई हदफ नहीं होता, जिनका कोई मकसद हयात नहीं होता, और वो बोरियत का शिकार होते हैं, तो फिर वो अपनी तवज्जो किसी न किसी चीज़ की तरफ लगा के, तो इसको टाइम पास कहते हैं। आप जानते ही होंगे कि एक और भी टाइम पास होता है, तो जो भी टाइम पास होता है उसमें तो खसारा ही खसारा है। जी। एक ठोस मंसूबा जो है हमारी ज़िंदगी में, वो हमेशा कारगर होता है। हम खुद ही बातें शुरू हो गए, तो इरफानुर रहमान से पूछते हैं कि अच्छा, एक तो बता दीजिए कि आप हैं कौन? जी, तो मेरा नाम इरफ़ानुर रहमान है और मैं बाय प्रोफ़ेशन एक रियल्टर हूँ। एक रियल एस्टेट कंपनी रन करता हूँ और पब्लिक स्पीकिंग भी करता हूँ, और कुछ और वेलफ़ेयर के काम हैं सोसाइटी में,
वो करते हैं। तो बुनियादी तौर पे मैं एक आम शहरी हूँ, आप समझ लें, और उन्हीं की नुमाइंदगी के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। तो इसके अलावा ज़िंदगी के अपने कुछ तजर्बात हैं जो मेरे लिए एक असासा हैं, और जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पे ला के खड़ा किया है। तो वो सारे तजर्बात जो हैं इंतहाई कीमती हैं, ख़्वाह वो रिकवरी के हवाले से हों, ख़्वाह वो कैंसर के सर्वाइवर के तौर पे हों, या किसी कंपनी को रन करने के हवाले से हों, या ज़िंदगी के और मुख्तलिफ़ चैलेंजेस को, फैमिली को रेज़ करने के हवाले से हों, और कुछ ना कुछ जो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने और उनको रिज़ॉल्व करने के हवाले से हों। तो ये सारी चीज़ें मिल-जुल के एक मेरा लोग मुझसे मशवरे करने आते हैं, और मुझे मशवरा करना हो तो मैं आपसे मशवरे करता हूँ। तो ये कभी आपको एहसास हुआ कि मैं हमेशा जब भी आपको ज़हमत देता हूँ तो मैं कोई मशवरा करना चाह रहा होता हूँ? आपकी ज़रा नवाज़ी है। मैं तो ख़ैर इस काबिल नहीं हूँ कि मैं ऐसी कोई बात जो आप नहीं समझते, मैं कोई अपनी ऐसी कोई हिकमत पेश करूँ आपके सामने। लेकिन समहाउ एक बड़ा प्लेज़ेंट एक्सपीरियंस रहता है आपसे मिलना, और आई लव टू बी विद यू, आपकी कंपनी को एंजॉय करना। और ये कोई 1-2 बरस का किस्सा नहीं है, ये कम से कम कोई 3.5 दहाइयों का किस्सा है। कोई 35 साल हो गए हैं। बस कुछ ही अरसा में जितनी आप ये कह सकेंगे कि ये 20 सदी का किस्सा है, 2-4 नहीं बरस है, की बात जितनी नहीं। तकरीब जितनी मेरी उम्र है इस वक्त 35 साल, तो जी, आप इतना इनकी टाइम। गोद में खेलते रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल। वो तो टाइम लाइन मैच होती है जी, उसी जी, हिसाब जी, से कि जी। समझ ले मेरी अभी पैंतीस जब साल आप 2 उम्र है। साल के थे बिल्कुल। तो ये अक्सर इनकी गोद में भी होते वो थे। जब आप अपने फादर की गोद में होते थे तो वो इसी तरह हम बैठे होते थे। आप इनकी गोद में बैठे होते थे, और जैसे आज हम बैठे हैं वैसे ही बैठे होते थे। तो देखें तो आपने वक्त। तो इरफान साहब बड़े ज़िंदगी में नशेब फराज देखे, जी, तो उसमें फिर आपको तो हर दिन ही खुशी का दिन लगता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आपकी बात बजा है कि ये सारे अरसे में जैसे-जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, वो हर आने वाला दिन मुझे एक बेहतर दिन लगता है, एक बेहतर माहौल फ़ील होता है, और बेहतर अपना आप महसूस होता है। तो इस लिहाज से ये एक ख़ास करम नवाज़ी है रब सोशल ताला वर्क की। के क्या एरियाज़ हैं आप जिनमें सोशल वर्क करते हैं? कुछ बताएंगे कि किस तरह आप अपने, जैसे आप कैंसर सर्वाइवर भी हैं, तो इस हवाले से भी कभी सोशल वर्क करने का तजर्बा हुआ? इस तजर्बे में से गुज़रने के बाद कामयाब ज़िंदगी आपने एक कैंसर के बाद जो है हासिल की अल्लाह ताला के फ़ज़ल से। तो अ, अगर आप किसी कैंसर के मरीज़ को मिले तो क्या कहते हैं उसको? वो तो डॉक्टर साहब डिपेंड करता है कि वो कैंसर का मरीज़ उस वक्त किस स्टेट ऑफ माइंड से गुज़र रहा है, और उसको क्या कहना मुनासिब रहेगा। उसको कोई उम्मीद की बात करना मुनासिब रहेगा, या उसका जो डिनायल की कैफ़ियत है उसके हवाले से कोई बात करना मुनासिब रहेगा। तो वो तो सिचुएशनल है। लेकिन अदरवाइज़ सबसे पहली बात तो ये होती है कि उसके साथ मिल के उसके दुख को समझना, उसकी बीमारी को समझना, और उसको ये एहसास होना कि ये मुझे समझता है, और ये एक फ़कत ये वेवलेंथ कहना पे आ गया है। फ़कत ये कहना भी बहुत बड़ी बात है कि देखो, मैं सर्वाइवर हूँ, तो किसी और बात के कहने की फिर कोई गुंजाइश रहती है? देखिए, वो फिर मैं ये कहूँगा कि जो मरीज़ है किसी भी मर्ज़ का, उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है उस वक़्त, क्योंकि पेशेंट्स जो हैं वो बाज़ औक़ात कोई कीमोथेरेपी के ज़ेरे असर है, कोई रेडिएशन के ज़ेरे असर है, कोई और अपने कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुज़र रहा है, या ग्रीफ़ प्रोसेस से गुज़र रहा है। तो समहाउ फिर मेरी तो कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा उनको सुनूँ। अपनी सिर्फ़ कहीं-कहीं पे अपनी बात जहाँ पे गुंजाइश बनती हो शेयर करने की, कुछ ठोस बात, हुँ, नसीहत से परहेज़ करूँ,
और अपनी स्टोरी सुनाने से परहेज़ करूं। यूजुअली ये कहा जाता है कि जी मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं तो वो बंदा बड़ा उससे आइडेंटिफाई करेगा, बट आई डोंट बिलीव दैट। आई फील मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि सबसे पहले तो उसको एक एम्पैथेटिक लिसनिंग की ज़रूरत है। और जो आम तौर पे जो भी उसके केयर टेकर होते हैं, फैमिली होती है या दोस्त अहबाब होते हैं, वो यूजुअली उसको नसीहतों के जी ऊपर उन्होंने रखा होता है कि जी जी कि कोई ना कोई नसीहत इसको करते हैं, जी ऐसे ना करो, वैसे ना करो, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों के क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जो लोग कैंसर के ट्रीटमेंट से गुजरते हैं? क्या इस किस्म के कोई प्रॉब्लम ज़्यादा वो फेस कर रहे होते हैं कि जिसमें उनको शिकायत होती है कि मेरे साथ क्यों हुआ, वाई मी वाला क्वेश्चन होता है? क्या प्रॉब्लम्स ज़्यादा आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि लोगों को कैंसर रिहेबिलिटेशन में रुकावट बन रहे होते हैं? मैं ये फ़ील करता हूँ कि ये व्हाई मी वाला तो स्टेज जो है वो उस वक़्त होता है जब ट्रीटमेंट ज़रा फ़ेल हो रहा हो। हम्म। जब तक पहला तो जो रिस्पॉन्स होता है जब किसी भी पेशेंट को पता चलता है, जो मैंने कॉमनली देखा है कि वो शॉक में आ जाता है कि ये क्या हो गया है। यानी उसके ऊपर एक पहाड़ आके गिरता है और वो बिल्कुल, कई लोग पैरालाइज हो जाते हैं, कई लोग जो है वो मायूस हो जाते हैं, कई लोग जो है वो बिल्कुल ज़िंदगी की उम्मीद उतार देते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं। और वो इतने दहशत ज़दा हो जाते हैं कि वो उस बीमारी के इलाज के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। इसकी एक वजह तो ये भी है ना कि 50 साल पहले या 100 साल पहले चूँकि इलाज नहीं था, तो उसके बारे में जो ओपिनियंस पब्लिक तक पहुँचे वो मिथ्स की शक्ल में, गलतफहमी की शक्ल में चलते रहते हैं। यकीनी तौर पर 60-70 साल पहले सूरत हाल जो थी कैंसर के इलाज की, तो आज उससे बहुत बेहतर हो चुकी है। जो कि पाकिस्तान में एक आम कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर है, जो ख़वातीन में होता है, जिसका बहुत ही सक्सेसफुल इलाज अब देखने में आता है। इसके अलावा और बहुत सारे कैंसर्स हैं कि जिनका बड़ा ही कामयाब इलाज सामने आता है, और वो सूरत हाल अब नहीं है जो 60-70 साल पहले थी। पिछले 50-60 साल में जैसे बाकी बीमारियों के इलाज में बहुत बेहतरी आई है, दिल की बीमारी में, डायबिटीज़ में, तो हाँ, कैंसर में भी आई है। लेकिन एक अलमिया ये है कि कैंसर की बीमारी का इलाज अभी भी पाकिस्तान में सिर्फ जिस्मानी बीमारी के तौर पर किया जाता है। ये दिमाग को जिस तरह हिट करती है, ख़ास तौर पर पेशेंट के अलावा जो फैमिली के दिमाग को ये कैसे हिट करती है, उसका तो कोई बंदोबस्त मेरे ख़्याल में अभी नहीं है पाकिस्तान में, कि किसी कैंसर के मरीज़ को जो एक ख़ास किस्म की काउंसलिंग चाहिए या उसके फैमिली मेम्बर्स को चाहिए, तो वो नहीं है। हाँ, उसकी कीमोथेरेपी और दीगर जो मामलात हैं, अद्वियात हैं, उसके ज़रिए वो डायरेक्टली उसकी जिस्मानी बीमारी को टारगेट किया जाता है। लेकिन आज से कोई 50-60 साल पहले कनाडा में एक मियाँ बीवी थे सिमॉन्टन्स के नाम से, मिस्टर एंड मिसेस सिमॉन्टन, और उस वक्त कोई कैंसर का इलाज कोई ख़ास तो मौजूद ही नहीं था 60-70 साल पहले। तो उन मियाँ बीवी ने खाली बातचीत से बहुत सारे लोगों को कैंसर से शिफा याब होने में मदद दी, क्योंकि जैसे कैंसर सर्वाइवर्स आजकल बहुत आपको आम मिलते हैं, तो उसकी वजह आला तरीन इलाज है। लेकिन जब आला तरीन इलाज नहीं भी था, तो बहुत सारे लोग कैंसर से सर्वाइव करते थे। इसी तरह जब टीबी का इलाज नहीं था 1960 से पहले, तो बहुत सारे लोग जो हैं बग़ैर दवाइयों के सिर्फ़ अच्छी खुराक से और पॉजिटिव काउंसलिंग से टीबी की बीमारी से निकल आते थे। जैसे मरी के करीब मैंने वो रिसर्च की एक दफ़ा कि एक टीबी सैनिटोरियम है, वो तो वो जो टीबी सैनिटोरियम है उसमें वो मरीज़ आते थे तो उनको एक रंग के कपड़े पहना देते थे उनकी बीमारी की शिद्दत के हिसाब से। अगर उसके बाद उनकी बीमारी की शिद्दत बढ़ती थी तो कोई और रंग के कपड़े पहना देते थे, कम होती थी तो और रंग के कपड़े पहना देते थे। इसी तरह कैंसर के मरीज़ों का इलाज भी 100 साल पहले तो कोई दवाई होती नहीं थी,
और उनको हौसला तसल्ली देते थे, कई उसी से ठीक हो जाते थे। हौसला तसल्ली भी एक बहुत बड़ी दवा है, और दुआ भी बहुत बड़ी दवा है। तो आज तो बहुत ही फ़र्क आ चुका है, यानी बेशुमार कैंसर सर्वाइवर्स जो हैं वो दुनिया में फंक्शन कर रहे हैं। एक बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं जिनको दिमाग का कैंसर था, वो सेहतयाब हुए, उसके बाद उन्होंने किताबें लिखी और दुनिया को रहनुमाई फराहम की कि आप कैंसर को कैसे डील करें। और वो कहते हैं कि कैंसर होने से पहले डील करें। उसमें वो एक बात कहते हैं जो तफसील से वो बयान करते हैं, मैं यहाँ मुख्तसर कहूँगा कि हमारे जिस्म में हर रोज़ सबके जिस्म में कैंसर सेल्स पैदा होते हैं, और हर रोज़ उन कैंसर सेल्स को जिस्म तबाह भी करता है। तो ये एक तवाज़न सा कायम रहता है, कैंसर सेल्स बनते रहते हैं, जिस्म उनको तबाह भी करता रहता है। लेकिन जब ये तवाज़न बिगड़ जाता है कि सेल्स ज़्यादा बनते हैं कैंसर के और तबाह कम हो रहे हैं, तो वो नंबर बढ़ता जाता है कैंसर सेल्स का, और फिर वो जिस्म के किसी ऐसे हिस्से में बैठ जाते हैं जहाँ कैंसर होना होता है, जो कमज़ोर हिस्सा होता है, जेनेटिकली कोई मसला होता है। तो बात यह है कि वो बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने अपनी किताब में बताई, चूँकि उन्होंने ख़ुद इस बीमारी का बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया। तो उन्होंने बताया कि देखें, कैंसर होने में 15 साल लग जाते हैं, ये अचानक नहीं होता, अचानक पता चलता है। लेकिन लोग अगर जाएं, देखें, गूगल पे सर्च करें और पता करें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रिकॉशंस हैं कैंसर से बचने के लिए। तो इसी तरह जब दिल का दौरा होता है तो उस दिन बीमारी थोड़ी होती है, बीमारी तो 15 साल पहले शुरू होती है। इसी तरह और बहुत सारी बीमारियां जो बहुत पहले शुरू होती हैं, और प्रिवेंटिव मेडिसिन पे बहुत काम दुनिया में हो भी रहा है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंटिव मेडिसिन को उस तरह कदर की निगाह से नहीं देखा जाता। जैसे ये बहुत बड़ा कारनामा समझा जाएगा कि किसी अस्पताल में 10,000 मरीज़ों के दिल में स्टेंट डाले गए, लेकिन ये कारनामे को कैसे कोई जज करेगा कि किसी की कोशिशों से 10,000 लोगों को कभी दिल के दौरे का सामना ही ना हुआ। तो अवेयरनेस वाले कॉन्सेप्ट को कोई अहमियत नहीं दी अमूमन जाती। रिकग्निशन जो है प्रिवेंटिव काम की नहीं होती। तो मैं ये आज मौका है तो ये बात करने को मेरा दिल चाह रहा है कि जो लोग प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं उनके भी गीत गाए जाने चाहिए। जो लोग किसी बीमारी को होने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं किसी मुआशरे में, जैसे थाईलैंड में एड्स फैल रही थी, तो एक डॉक्टर विविथ पटियाकरन थे, उन्होंने एड्स को थाईलैंड में से ख़त्म किया था, और उन्होंने थाईलैंड को नहीं बचाया, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को भी बचा लिया था। ये 1990 और 95 के दरमियान हुआ। लेकिन ऐसे लोगों के बहुत कम गीत गाए जाते हैं, ये अनसंग हीरोज़ होते हैं। लेकिन अगर दुनिया अपने इन मोहसिनों को पहचान ले कि जिन्होंने पोलियो के कतरे बनाए या जिन्होंने चेचक का इलाज दरियाफ्त किया, तो आज भी दुनिया में प्रिवेंटिव काम की बहुत गुंजाइश है, और उस होने जैसा है जिसे स्टिच इन टाइम कहते हैं। तो आपके तो और भी बड़े बड़े तजर्बात हैं। आपने एक ऐसे बिज़नेस में हाथ डाला जो कि बड़ा कम्पेटिटिव बिज़नेस है, जिसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। हालांकि बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे कि यार स्ट्रेस वाला काम ना करो कोई, लेकिन आपने आगे बढ़ के ये काम किया कि जिसमें स्ट्रेस है, और ख़ास तौर पर जिन अच्छे असूलों के मुताबिक आप ये काम करते हैं तो स्ट्रेस और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है रियल एस्टेट का काम लोग कैसे करते हैं। तो माशाल्लाह मैंने देखा कि आप ऐसे करते हैं कि कभी कोई बुरी बात नहीं सुनी आपके बारे में। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि ये रियल एस्टेट का काम रियल तरीके से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश होता हूँ आपको देख के कि किस तरह अच्छी तरह आप ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं, कि कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये मैंने कोई इरादतन कभी इस तरह से नहीं सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि कोई उंगली ना उठा सके। मैं हूँ ही ऐसा, और वही जो मैं अब हूँ हो गए हैं ऐसे। तो बहरहाल मैं भी इस चीज़ पे काफ़ी इत्मीनान महसूस करता हूँ कि कोई भी इन 25-30 सालों में जो मेरा ये अरसा गुज़रा है, कोई क्लाइंट ये नहीं कह सकता कि मैंने उसको कुछ कहा और वो गलत उसको गाइडेंस दी गई या कुछ उसको सब्ज़ बाग दिखाए गए।
तो वो कभी मुझ पे एतराज़ नहीं कर सकता कोई कि जी ये आपने मिसगाइड किया था। और ये मेरे ख्याल में आपने अपने इत्मीनान के लिए किया, किसी के नहीं, सर पे कोई एहसान नहीं। एक्चुअली जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये मैंने कभी इरादतन ऐसा नहीं किया। मैंने ये नहीं कभी फ़ील किया कि मैं इरादतन ऐसा कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ और जैसा कर रहा हूँ। मतलब नेकी का रास्ता या अच्छा रास्ता इसलिए नहीं कि कोई सवाब होगा, कि कोई जी, जन्नत जी। होगी, कि कोई हूर होगा, बल्कि नेकी का रास्ता अच्छा रास्ता इसलिए कि अच्छा रास्ता नहीं लेना तो और कौन सा लेना है, जी, बुरा रास्ता बिल्कुल, लेना है। बिल्कुल। तो अच्छे रास्ते को उसके अपने मेरिट पे ही अपना लेना, एक फौरी तौर पर इंस्टेंटेनियस उसका जो एक आपको अच्छा फील होता है, अपने दिल का इत्मीनान होता है, तो उससे हर किस्म की फिर वो जो क्रेविंग्स है ना, कि ये खा लूँ, वो पी लूँ, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर बंदा एक नफ्स मुतमिन जी, जी, बन बिल्कुल। जाता है। एग्ज़ैक्टली मेरा ख़्याल है कि यही असल वजह तो यही है कि जो एक डायरेक्शन मुझे अंदाज़ा है कि ये डायरेक्शन ही इसी पे ही चलना ठीक है, तो वो बस एक तयशुदा बात है कि इसी डायरेक्शन में जाना है। यानी उस पे प्रिंसिपल सेंटर्ड जी, जी, अप्रोच जी। होना, कि अगर प्रिंसिपल कहता है कि लाल बत्ती पे रुकना है तो फिर रुकना है, चाहे वो आधी रात हो, चाहे ट्रैफिक कोई ना हो, चाहे पूछने वाला कोई ना हो, जब कोई भी ना देख रहा हो तो आप अपने आप को खुद देख लें। तो ये एक इंसानी इर्तिका की बात है, जो इंसान एक सफ़र शुरू करता है ज़िंदगी का, तो हैवानों जैसे ही होता है। और ये हैवान के इंसान बनने का जो सफ़र है, ये बड़ा प्यारा सफ़र है, और ज़िंदगी में हर कोई इस सफ़र का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर तय करता है। और इसे हम अपनी एक साइकोलॉजी की ज़ुबान में एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, कि जो ज़िंदगी में आप आगे बढ़ें, तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए खैर का बायस बन जाएं। वो कहते हैं ना, मोमिन तो वो है जो सरासर खैर ही खैर है। कोई और अपने तजर्बात शेयर करना चाहे तो ज़रूर करें। काफ़ी दिलचस्प मौज़ूआत पे गुफ्तगू चल रही थी जब अभी हम आपके साथ शरीक नहीं हुए थे। तो जैसे शॉपिंग पे आप बात कर रहे थे, तो ये वो मुआशरती चीज़ें हैं जिनके ऊपर अब काफ़ी अवेयरनेस चाहिए हमारे घर में बैठी ख़वातीन को भी और टीनेजर्स को भी और हर उम्र के लोगों को। मैं ये ऐसे ही है कि जैसे पहले कहा जाता था कि ज़्यादातर इस किस्म के कंपल्सिव शॉपिंग के मसाइल सिर्फ फीमेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, औरतों में ज़्यादा होते हैं और मर्दों में कम होते हैं। लेकिन वैसे अब स्टडीज़ ये बता रही हैं कि ये बहुत गैप नैरो हो चुका हुआ है, और मर्दों में और औरतों में अब ये शॉपिंग का और कंपल्सिव बाइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा मिलता जुलता है। जी, बिल्कुल। और इसके साथ-साथ दुनिया में मिनिमलिस्ट एक तहरीक भी जन्म ले चुकी है। वो उनका फ़लसफ़ा हयात ये है कि वो कम से कम चीज़ों के साथ ज़िंदा रहना सीखते हैं। हम्म। यानी जैसे एक बेडरूम है, जी। तो उस बेडरूम में कम से कम फर्नीचर हो, सही। और ये एक वार्डरोब है तो उसमें कम से कम ड्रेसेस हों। और अब तो वार्डरोब जो है वो वार्डरोब के वार्डरोब भरे पड़े हैं घरों में, और उनके किसी लिबास के पहनने की बारी नहीं आती, हम्म। जबकि नए 10 लिबास उसके बाद ख़रीदे जा चुके होते हैं। हम्म। तो इन दिस सेंस जी। ये भी एक फ़लसफ़ा मेरा ख़्याल है हमारे मुआशरे में भी इसको फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ये जो रीसाइक्लिंग का जो कॉन्सेप्ट है दुनिया में, बहुत इसे परवान चढ़ाया जा रहा है कि जो क्लटर है इस दुनिया में वो कम से कम हो, पोल्यूशन उसके नतीजे में कम से कम हो, चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल में लाना, नए सिरे से उनको नई शक्ल देना, ये बहुत ज़्यादा, यानी इसे सराहा जाता है। चीज़ों को ज़ाया ना करना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो महरूमी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो अगर आप चीज़ों को ज़ाया कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही बुरी बात होगी। आपने जो इस्तेमाल करना है वो करें, खाएं पिएं, लेकिन इसराफ ना करें। तो ये चीज़ें जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बल्कि तो ख़ास तौर पर ईद वगैरह के मौके पे बाज़ औक़ात बच्चे वालिदैन को मजबूर कर देते हैं, जिन चीज़ों की वालिदैन
कि जेब इजाज़त नहीं देती, बच्चे बाज़ औक़ात वो उन चीज़ों के लिए मजबूर करते हैं। तो हमेशा बच्चों को शुरू से ही बात समझानी चाहिए कि अपने वालिदैन की जो माली हैसियत है उसको देखते हुए उनको फरमाइश करें, क्योंकि वालिदैन को इस चीज़ से बड़ी तकलीफ़ होती है कि उनका बच्चा कोई ख्वाहिश करे और वो पूरी ना कर सकें। वालिदैन का तो दिल चाहता है कि अपना दिल निकाल के अपने बच्चों को दे दें, लेकिन बच्चों को अगर आज ख़ुद पता हो कि हमने अपने वालिदैन से नए कपड़े हर वक्त, नए जूते हर वक्त या कोई ऐसी चीज़ें अगर हम वालिदैन को कहते हैं तो उससे वालिदैन अगर वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हर वालिदैन तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो इसी तरह जो नुमाइश होती है जो बाज़ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, उससे दूसरे लोगों की दिल आज़ारी होती है और उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता जो नुमाइशी काम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। इसी तरह खामखा की एक्टिविटी में पड़े रहना, जैसे टाइम पास का हम ज़िक्र कर रहे थे, जी। तो उसमें यह है कि अपनी एनर्जी के मुताबिक चलना, अपनी उम्र के हिसाब से चलना। अगर बढ़ती हुई उम्र के साथ एनर्जी कम हो रही है तो आप अपनी एनर्जी जो कि कम हो रही है उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं अपनी अक्लमंदी से और अपनी समझदारी से और अपनी महारतों से, और दूसरे इंसानों के साथ जो आपने ताल्लुक़ बनाया है तो उससे ये कमी कमज़ोरी आप दूर कर सकते सर हैं। ये और ज़्यादा ज़िम्मेदारी जैसे दिखावेबाज़ी जो है या नुमाइश जो है, उसमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है? वो जो नुमाइश करता है या वो जो कि इसका पे नफ़सियाती दबाव लेता है? आई थिंक दोनों पे अपनी अपनी ज़िम्मेदारी आती है, कोई किसी का ज़िम्मेदार नहीं है। जो इसका असर लेता है तो वो ऐसे लोगों का भी तो असर ले सकता है कि जो नुमाइश नहीं करते, जी। और जो लोग नुमाइश करते हैं उन्हें भी ज़रा सोचने की ज़रूरत होगी कि उनको कौन सी चीज़ बेचैन कर रही है जिससे कि वो नुमाइश कर रहे हैं। अगर कोई अच्छी गाड़ी लेना चाहता है और उसको पसंद है तो ज़रूर ले, लेकिन इसके लिए अच्छी गाड़ी ले के सारा शहर डर जाएगा, कोई वीगो डाला ही ले लें, कोई एक आगे लगा लें, एक पीछे लगा लें, और लोग जो हैं हमसे डरें तो या लोग कोई। परसेप्शन के पीछे बहुत काम करते हैं बजाय इसके कि अपनी खुशी के ऊपर ध्यान दें कि देखने वाले जो है वो आपके बारे में सोचें क्या, इस पे फोकस बहुत हुँ। ज़्यादा रहता है, वहाँ प्रॉब्लम। असल बात यह है कि अपने इत्मीनान कल्ब के लिए कुछ करना, जैसे हम मनाने की बात करते हैं तो मनाने का क्या मतलब है? मनाने का मतलब यह है कि हम रूठे हुए हैं, हम अपने आप से रूठे हुए हैं तो हम अपने आप को फिर मनाते हैं। अपने मूड को बदलने के लिए हम जो कुछ करते हैं इसको सेलिब्रेट करना कहते हैं या मनाना कहते हैं। हमें सोचना चाहिए कि दर हकीकत हम अपने आप से रूठे हुए क्यों हैं? क्या हम अपनी तवक्को पे पूरे नहीं उतर रहे, या हम वो नहीं कर रहे जो कि हमें करना चाहिए था? तो आपको वो अपने गाना नहीं याद आ रहा, रूठे हो तुम तुमको कैसे मनाऊँ पिया? ओ पिया। तो बस यही गाना है, हम सब अपने दिल में दोहराते रहते हैं। तो असल बात तो ये जानना है कि हम रूठे क्यों हैं, तो हमें कोई ना कोई क्लू ज़रूर मिलेगा और हम ऐसे काम करेंगे कि हम ना रूठें। और हम जब नहीं रूठेंगे तो हमें रोज़ रोज़ अपने आप को मनाना भी नहीं सर पड़ेगा। इसी से जुड़ता है एक सवाल कि ये जो लोग रूठे होते हैं अपने रिश्तेदारों से और ईद के फिर दिन आते हैं और उन रिश्तेदारों से मिलना पड़ता है। फैमिली की एक ऐसा फैमिली का प्रेशर होता है कि किसी के घर जाना है या रीत रिवाज है उसमें वो करना। ऐसे में वो अपने इमोशंस को कैसे मैनेज किया जाए कि जब वो रिश्तेदार सामने हैं कि जिनसे कदूरते हैं, जिनके साथ रिजेंटमेंट्स हैं। ये तो पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है कि वो कदूरतें जो दूर कर लेनी चाहिए थी, तो ऐन उस मौके पे जब आप शादी ब्याह पे या ईद के मौके पे किसी अजीज़ रिश्तेदार को देखते हैं जी। तो फिर आपको ख्याल आता है कि ये कदूरतें मौजूद हैं। कदूरतें तो होनी ही नहीं चाहिए। हम्म। होना ये चाहिए कि हम एक ईमानदाराना रिश्ता हर एक के साथ रखें जो भी बनता है, और उसमें विन विन रखें कि आप किसी को हराएं ना। आपके जीतने के लिए कुदरत ने ही काफ़ी एहतमाम कर रखा है, फ़ज़ल कर रखा है, तो आपको किसी को चित करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कदूरतें हैं ये ख़ास तौर पर अपने अहल खाना से तो होनी नहीं चाहिए। अगर आपको गिला शिकवा है तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मिलना मिलाना छोड़ देते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा चोट अगर किसी को लगती है तो वो आप खुद हैं। लेकिन बहरहाल दुनिया में रंजिशें भी होती हैं। कभी ये नहीं कहना चाहिए किसी को कि मेरा तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया।
हमेशा ये पॉसिबिलिटी खुली रखनी चाहिए कि कोई ऐसा मौका आएगा कि आप रिकंसाइल कर लेंगे और दिल साफ़ कर लेंगे। और ईद के मौके इसके लिए बेहतरीन मौके अगरचे होते हैं, लेकिन हर दिन एक मौका होता है। हर दिन जब सूरज की किरणें फैलती हैं तो वो आपके चेहरे पे भी पड़ती हैं और आप सोच सकते हैं कि आप किससे रूठे हुए हैं और आपसे कौन रूठा हुआ है। और ऐसे मौके पे फिर गले मिल लेना चाहिए। वो जैसे कहते हैं कि ईद का दिन है, गले आज तो मिल ले ज़ालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। देखिए, गले मिलने में भी कोई अर्ज नहीं जिनसे आपका रिश्ता बनता है, वरना तो मार खाने वाली बात होगी हाँ, कि ऐसी जगह पे गले ना मिलें कि फिर हाँ, किसी को मतलब ये एतराज़ हो। वो नहीं करने की ज़रूरत, लेकिन दिल साफ़ कर लेना, अपने दिल को साफ़ रखना, अ, ये तहैया कर लेना कि मेरे से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, मेरे से किसी को कोई ज़ख़म ना लगे। तो ये अगर हम सिर्फ तहैया कर लेते हैं, मैं अक्सर कहता होता हूँ, वी डोंट हैव टू डू इट ऑल द वे। हम थोड़ा सा सोच लें कि ऐसा करना चाहिए या करने का इरादा कर लें, बेशक ना भी करें, हम अपना रुख सीधा कर लें, हमारी डायरेक्शन सीधे हो। मैं कहता होता हूँ कि काबे जाने की ज़रूरत नहीं, आपका रुख तो काबे की तरफ होना चाहिए ना। तो अगर आपका रुख ठीक जानिब है और आप बहुत आहिस्तगी से आगे बढ़ रहे हैं तो पहुँचेंगे फिर आप काबे ही, आप कहीं और नहीं पहुँच सकते। लेकिन अगर आप कितनी भी तेज़ भाग रहे हैं लेकिन आपका रुख ही ठीक नहीं है तो आप हर दम अपनी मंजिल से दूर होते जा रहे हैं। मैं एक शेर अपना ही पेश करता हूँ। जी, जी। हर दौर में एक सनम तराशा है इरफान, ये मेरी एक गज़ल का आखिरी शेर है। हर तो दौर में एक सनम गज़ल तराशा तो है फ़ान। आखिरी नहीं है होपफुली। नहीं नहीं, वो अब जी पता नहीं उसके बाद कितनी मज़ीद भी आ चुकी हैं। जी जी जी, आप बता रहे थे इरशाद। हर दौर में एक एक सनम। सनम तराशा है इरफान, किबला मगर मेरा फिर भी नहीं बदलता। हुँ। तो जो बात आप कर रहे थे उसको शेर की ज़ुबान में इस तरह से हर दौर में एक सनम तराशा है आपने, लेकिन किबला नहीं बदला। किबला नहीं बदलता। तो अब ऐसे में हमारा जो किबला है पिछले 2 घंटे बिल्कुल स्ट्रेट रहा। लेकिन एक शेर और भी है, वो मेरा नहीं है, जी। वो किसी और का है, तो मैं वो भी सुनाना चाहूँगा कि अपनी तो जहाँ आँख लड़ी बस वहीं देखो, आईने को लपका है परेशान नजरी का। तो ये भी एक नजरिया है। ये शेर पे जो शेर हो रहे हैं, जी, इससे पहले कि ये ज़्यादा ही शेर मुशायरा बन जाए। ये मुशायरा बन जाए, बैतबाजी शुरू हो जाए। बैतबाजी का कंपटीशन लगने लगे। जी वक्ते रुखसत जो कि आन पहुंचा, तो डॉक्टर साहब आपका जो आपकी शिरकत है उसने एक कमेंट था कि आपके और इरफान साहब की शिरकत ने 4 चांद लगा दिए। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। तो आपका बहुत शुक्रिया, इरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपको एक दफ़ा फिर ईद की बहुत बधाइयाँ। नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। आज आपने ये भी बताया कि किस तरह से आप ईद को सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से आप अपने प्यारों से जा मिलते हैं, कौन किसको कब मिस करता है। तो यही जो आपका और हमारा एक साझापन है, वो हर रोज़ हम देखते हैं, कल भी हम देखेंगे, यानी ईद का जो तीसरा दिन है। अब ईद टरू मरू, तो कल का जो दिन है वो शाम के जब 7 बजेंगे, घड़ियाँ 7 का टाइम शो करेंगी, तो इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देखेंगे यू आस्क फॉर इट, वो भी ईद स्पेशल प्रोग्राम है। आपसे कल इस्लामाबाद स्टूडियो से मुलाकात होगी। अल्लाह हम यूनासिर।